ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गुज़िश्ता लेक्चर में हमने जो है थोड़ा सा एरेज़ को पढ़ा था। एरेज़ क्या होते हैं, किस तरीके से एरे में डेटा को इंसर्ट किया जा सकता है, सर्चिंग में कितना टाइम लगता है एरे में अगर कोई एलिमेंट सर्च करना है, मैक्सिमम फाइंड करना, मिनिमम फाइंड करना, एरे में किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना, डिलीट करना। ठीक है, तो ये हम देख चुके थे। का एक एल्गोरिथम हमने देखा था, लीनियर सर्च, जिसमें हम क्या करते हैं, लूप लगा के एलिमेंट वाइज एक एक करके हम चेक करते हैं कि हमें वो एलिमेंट मिला या नहीं मिला। अगर वो एलिमेंट मिल जाता है तो हम वहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं और हम बता सकते हैं कि वो एलिमेंट मिला है या नहीं मिला। डिपेंडिंग अपॉन एक फ्लैग सेट करते हैं हम, अगर एलिमेंट मिल जाता है तो उस फ्लैग की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट फाइंड हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ तक कि हमने कर लिया था। लेकिन लीनियर सर्च जो है उसमें सर्चिंग के लिए जो हमें टाइम लगता है, हमें पूरे एरे को देखना पड़ता है। क्या कोई दूसरा एफिशिएंट मैकेनिज़्म मौजूद है जिसके थ्रू हम जो है एरे को सर्च कर सकें? तो एक टेक्निक है जिसको हम बाइनरी सर्च कहते हैं। बाइनरी सर्च उस वक्त यूज़फुल होता है जब आपका एरे जो है सॉर्टेड ऑर्डर में हो। तो ये हमने थोड़ा सा जो है फर्स्ट कोर्स जब हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पर एक एरे है जिसमें 1 3 9 10 11 13 15, ठीक है, ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब इसमें हमें सर्च करना है। तो सर्चिंग का तरीक़ाकार कुछ इस तरीके से होता है कि हम एरे में मिसाल के तौर पर हमें सर्च करना है कि 13 कहाँ पर है। तो हम एरे के सेंटर में सर्च करेंगे, 13 को हमें सर्च करना है 13, ठीक है। तो क्या सर्च टर्म कह देते हैं हम, सर्च टर्म 13। तो हमें क्या करना है, सेंटर में जाते हैं। तो ये इसमें कितने एलिमेंट्स हैं एरे में, 1 2 3 4 5 6 7। तो सेंटर इसका क्या होगा, सेंटर इसका होगा 4। सेंटर पे हमारे पास 10 है और हमें सर्च करना है 13। तो हमें ये समझ में आ रहा है जो चीज़ हमें सर्च करनी है वो बड़ी है, तो वो आगे होगी क्योंकि एरे सॉर्टेड है, तो वो हमें आगे मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से जो राइट साइड पे एरे है उसका सेंटर निकालते हैं। अब हमें यानी हम पहुँचे 10 के ऊपर और अब हमारी जो एरे बन जाएगी 10 के राइट पे हमें सर्च करना है 11 13 और 15 में से होगा कोई जो हमें सर्च करना है। इसका सेंटर जो है 13 होगा जो कि मैच हो जाएगा, जो हमें चाहिए था वही है ये 13। तो हमने करना क्या है, सेंटर में हमने ढूंढना है, सेंटर निकाल के उधर देखना है कि वो एलिमेंट है या नहीं है। अगर जो एलिमेंट हमें चाहिए वो बड़ा है सेंटर वाले एलिमेंट से तो हमें सेंटर के राइट पे सर्च करना चाहिए, अगर वो छोटा है तो सेंटर के लेफ़्ट पे सर्च करना चाहिए। और ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे अनटिल के हमें अपना डिज़ायर्ड एलिमेंट मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के कि किस तरीके से जो है बाइनरी सर्च यस काम सर। करता है? चले, वेरी गुड। तो इसका एल्गोरिथम जो है वो कुछ इस तरीके से है। सर ये थोड़ा सा दोबारा समझा दीजिएगा, मुझे अच्छा, समझ। मैं दोबारा बता देता हूँ। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मिसाल के तौर पर 1 3 5 6 7 9 10 11
13, 15, 17, 19। सर्च करना है, मिसाल के तौर पर हमें 3 को सर्च करना है। तो एरे के सेंटर में हम देखेंगे, एरे का सेंटर, ये कितने एलिमेंट्स हैं गिन ले ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सेंटर तकरीबन छठी टर्म, तो छठी टर्म होगी 1 2 3 4 5 6 9 आ रहा है। हमें सर्च करना है 3 को, और हमारे पास जो टर्म आ रही है, जो सेंटर मिल रहा है हमें, वो 9 मिल रहा है। क्योंकि 9 बड़ा है, 3 छोटा है, तो हमारी जो सर्चिंग टर्म है वो लेफ़्ट साइड पर होगी, 9 के लेफ़्ट पर होगी। ठीक है, क्योंकि 3 छोटा है तो ये लेफ़्ट साइड पे हमें मिलेगा। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो एरे बच गई है वो 1 3 5 6 7 बच गई है, और 9 भी ले लें अगर। इसका सेंटर निकालेंगे फिर हम, इसका सेंटर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 9 का सेंटर हमने लिया था, तो हम 9 को सेंटर लेके हमने जो है लेफ़्ट साइड के एलिमेंट्स निकाल लिए थे। इसमें अब हमें सर्च करना है अपनी एरे के अंदर जो हमें चाहिए एलिमेंट 3 सर्च करना है। तो हम जो है दोबारा से इसका सेंटर लेंगे, जो 5 आएगा। क्या 5 और 3 मैच कर रहे हैं? नहीं मैच कर रहे। हमें सर्च 3 करना है, और अभी हम 5 पे आके रुके हैं। अब हमें पता है कि 3 क्योंकि छोटा है, तो 3 हमारे लेफ़्ट पर होगा, 5 के लेफ़्ट पर होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, लेफ़्ट पे देखेंगे, 1 3 5। अब 5 के लेफ़्ट पे जो हमारे पास एरे बनी है 1 3 5, इसके सेंटर में हम देखेंगे हमें 3 मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से अल्टीमेटली हमें वो एलिमेंट मिल जाता है। और अगर हम सर्च करते करते आखिर में हमारे पास एक एलिमेंट बच जाए और हमें जो चीज़ सर्च करनी थी वो नहीं मिलती, तो इसका मतलब है वो एलिमेंट हमारी लिस्ट में मौजूद नहीं है। ठीक है जनाब, इसकी इसके कोड को देख लेते हैं। ओके सर। सही है, हम जो है 3 चीज़ें मेंटेन करेंगे, लो, मिड और हाई। लो क्या होगा, जहाँ से हमें लिस्ट के अंदर सर्च करना है, और हाई जहाँ तक के सर्च करना है, और मिड क्या होगा, उसका सेंटर। तो अगर टारगेट जो है वो मिड पे मिल जाता है हमें, तो वेल एंड गुड। ठीक है, मिड कैसे निकलेगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, सेंटर निकाल लिया। अगर वो मिल जाता है तो वेल एंड गुड, वरना हमें देखना होगा कि अगर टारगेट हमारा छोटा है, तो वो हमें, टारगेट छोटा है तो वो हमें जो है कहाँ मिलेगा, राइट में मिलेगा, अदरवाइज जो है वो लेफ्ट में मिलेगा। सॉरी, टारगेट छोटा है तो हमें वो लेफ्ट में मिलेगा, टारगेट बड़ा है तो वो हमें राइट में मिलेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने जो है हाई और मिड को सेट कर लिया। यानी मिसाल के तौर पर इसको अगर हम देखें, 3 सर्च करना है, हमारे पास लो 0 है, और हाई क्या होगा, 12 है आई थिंक। 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। तो 0 और 11 कर लेते हैं हम। ठीक है, अगर 0 बेस कम करते हैं तो मिड क्या हो जाएगा हमारा, 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी यह आ गया 5.5, जिसको हम राउंड ऑफ करके अगर हम 5 कह लें। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास मिड पे क्या पड़ा हुआ है, मिड 5 है, और 5 पे क्या पड़ा हुआ है, 9 पड़ा हुआ है। तो हमारा टारगेट जो हम सर्च कर रहे हैं, उन्होंने टारगेट की टर्म यूज़ की है 3। टारगेट छोटा है,
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट पे सर्च करना पड़ेगा। तो हमारा लो तो ज़ीरो ही रहेगा, हाई क्या हो जाएगा, मिड जो है वो उसकी वैल्यू हाई में डाल देंगे। तो मिड जो है 5 है वो हाई में चला गया, यानी अब 0 और 5 में हमें सर्च करना है। फिर दोबारा मिड निकालेंगे, मिड हो जाएगा 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो गया 2। तो सेकंड टर्म देखेंगे 0 1 2, मिड पे क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अभी भी वो एलिमेंट नहीं मिला। फिर हम क्या करेंगे, हाई को 3 कर देंगे तो हमें जो है यहाँ पे वो एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हम करना चाहें पाइथन में, लेट्स सपोज हमारे पास यही एरे है और लो जो है हमारे पास 0 होगा और हाई क्या होगा, लेंथ ऑफ लिस्ट -1। ठीक है, तो लो तो 0 हो गया और हाई हमारे पास 11 आ गया। ठीक है, तो मिड क्या हो जाएगा, लो प्लस हाई, ये हम लूप में कर लेंगे, वाइल लो लेस देन हाई। ठीक है, यही है लूप की कंडीशन यहाँ पे, तो वाइल ट्रू पे लगा दिया है। चलो ठीक है, मिड क्या हो जाएगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, और इंटीजर वैल्यू चाहिए हमें। अब हम क्या चेक करेंगे, इफ कन्वर्ट कर हमें ये चेक करना है कि जो लिस्ट है उसका जो मिड एलिमेंट है, और हमें टारगेट क्या सर्च करना है वो भी हम इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, टारगेट इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द नंबर टू सर्च, और इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर 13 को सर्च करना है। ठीक है, और इफ़ टारगेट छोटा है, ठीक है, मिड से, तो इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट साइड पे होगा। तो लेफ़्ट साइड पे होगा तो हाई जो है वो मिड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से चलता रहेगा, सर्चिंग होती रहेगी। और उससे पहले हमें ये चेक करना होगा कि अगर टारगेट मिल गया हमें, ठीक है, ये भी हमें चेक करना है। अगर हमें मिल जाता है तो इसके यहाँ पे हमें ब्रेक लगा देना है और यहाँ पे प्रिंट करा देना है, द एलिमेंट इज़ फाउंड एट, किस पोजीशन पे, मिड पोजीशन पे मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकिंग कंडीशन क्या लगाई है, मिड और हाई अगर बराबर हो जाए, 1
इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाई, तो यहाँ पे ब्रेक लगा देना है। ठीक है, तो 8वीं पोजीशन पे हमें मिला ये। राइट, और हमें कितना टाइम लगा इसको सर्च करने में, अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें तो हम i इज इक्वल टू 0 लें और इसको प्लस करते रहें। i प्लस इज इक्वल टू 1, और आखिर में हम प्रिंट करा दें सर्चिंग स्टेप्स कितने लगे हमें। i, तो दोबारा से चलाना पड़ेगा इसको। तो ये एक ही स्टेप में जो है इसको मिल गया है। ठीक है, लूप जो है ये एक या दो दफ़ा चला होगा, उसको मिल गया है। 2 दफ़ा चलाया आएगा, तो पहली दफ़ा चलेगा तो ये हो जाएगा। तो 2 दफ़ा में जो है ये हमें फाइंड हो गया है। ठीक है, पहली दफ़ा जो है जब ये चलेगा तो ये सेंटर पे जाएगा, सेंटर इसका तकरीबन 10 आएगा। दूसरी दफ़ा चलेगा तो 13 इसको मिल ही जाएगा। तो 2 दफ़ा में जो है इसने फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के कि किस तरीके से बाइनरी सर्च काम करती है। जी जी सर। अब बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी पे पहले मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ, कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी दो तरह की होती है हमारे पास, एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम एंड स्पेस, ये हम शुरू में भी बात कर चुके हैं कि टाइम और स्पेस के बीच में एक बुनियादी ट्रेड ऑफ है। ठीक है, जब आप टाइम कम करने की कोशिश करते हैं तो स्पेस बढ़ जाती है, और जब आप स्पेस कम करने की कोशिश करते हैं टाइम बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है डेटा को हैश टेबल के अंदर स्टोर करते हैं, हैश टेबल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हैशिंग के थ्रू आप डेटा स्टोर करते हैं तो थोड़ी सी स्पेस बढ़ जाती है, लेकिन टाइम जो है वो सिंगल स्टेप में आपको डेटा सर्च होके मिल जाता है। इसके बरखिलाफ़ इसी तरीके से अगर आप सॉर्टिंग की बात करें, रेडिक्स सॉर्ट एक एल्गोरिथम है जो कि लीनियर टाइम में सर्च सॉर्ट कर सकता है एरे को, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें टाइम बहुत लगता है। इसके बरखिलाफ़ अगर आप जो है सिंपल एरे के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं और आप जो है क्विक सॉर्ट यूज़ करना चाह रहे हैं या मर्ज सॉर्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, ये 2-3 एल्गोरिथम्स हैं। इसके अलावा इंसर्शन सॉर्ट है, इसके अलावा सिलेक्शन सॉर्ट है, ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं सॉर्टिंग के। तो कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेते हैं, कुछ एल्गोरिथम है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर क्विक सॉर्ट एक अच्छा एल्गोरिथम है सॉर्टिंग का, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन लॉग एन है। ठीक है, क्विक सॉर्ट जो है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। अब ये एन लॉग एन के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। हमने जो है मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट का कंपैरिजन किया था। हमने देखा था कि एक अच्छा कंप्यूटर हो जिस पे आप जो है इंसर्शन सॉर्ट को चला रहे हो, गालिबा इंसर्शन सॉर्ट की बात की थी हमने, इंसर्शन सॉर्ट चला रहे हो और एक ख़राब मशीन के ऊपर आप मर्ज सॉर्ट चला रहे हो, तो इवन देन एक बहुत अच्छा डेवलपर हो जो कि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करे, और क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने एक ख़राब सॉफ्टवेयर डेवलपर को रखा। इवन देन हमने देखा था कि एक को जो है 1000 घंटे लग रहे थे और एक जो है कुछ मिनट्स के अंदर जो है सॉर्टिंग कंप्लीट कर रहा था। तो सिलेक्शन ऑफ द एल्गोरिथम से जो है बड़ा फ़र्क पड़ता है, ये बात हमने लास्ट टाइम की थी। तो
अगर हम लीनियर सर्च की बात करें तो हम सिंपल एक लूप लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें जो है पहली शुरू में ही जो है बेस्ट केस में क्या हो, लीनियर सर्च में आपको जो है जिस चीज़ को सर्च कर रहे हैं वो पहले पोजीशन पर ही पड़ा हो, तो उस वक्त जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कितना टाइम लगा, ऑर्डर ऑफ 1 कहेंगे हम, ठीक है। यानी सिंगल स्टेप में या एक कांस्टेंट स्टेप के अंदर सर्चिंग हो गई, ऐसी है ना। मिसाल के तौर पर लीनियर सर्च आपने अप्लाई किया, और इसमें क्या होता है, लीनियर सर्च के अंदर टारगेट हमारा 3 है या 1 है, टारगेट हमारा 1 है। तो जब हम सर्च करने के लिए आए, हमने पहले एलिमेंट को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, इस तरीके से हम सर्चिंग कर रहे होते हैं लीनियर सर्च में। तो अगर किसी चीज़ को आप सर्च कर रहे हो और आपको शुरू में ही मिल जाए, तो ये तो आपकी खुशकिस्मती है, ठीक है, सर्च करने में आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाए, ये बेस्ट केस है। वर्स्ट केस क्या होगा, आपको आखिर में मिले। तो जब आखिर में मिलेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी लीनियर सर्च की, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। और एवरेज केस में क्या होगा, n/2 क्या लें, ठीक है ना, बीच में मिले आपको n/2, ठीक है, ये एवरेज केस है। अब आते हैं हम बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। बाइनरी सर्च में कितना टाइम लगेगा, कितने स्टेप्स लगेंगे। वर्स्ट केस बताए मुझे, क्या होगा, क्या ख्याल है आपका। लॉग ऑफ एन। कैसे कैलकुलेट करना आता है आप लोगों को, कैसे कैलकुलेट होगा ये। देखें हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और होते होते ये कितने पे पहुंच जाएगा, सर्चिंग करते करते 1 पे पहुंचेगा, तो n से n/2 हुआ, ठीक है, n/4 हुआ, हर स्टेप में आधा होता जा रहा है। तो मिसाल के तौर पर 100 था, 100 से 50 हुआ, 50 से 25 हुआ, 25 से 12 हुआ, 12 से 6 हुआ, 6 से 3 हुआ, और 3 से जो है 2 हुआ, और फिर 1 हुआ, ठीक है। तो n/2 n/4, ठीक है, और ये होते होते 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, जो nth टर्म होती है, ए हाँ a इंटू, रेशो और एन की पावर n-1। हाँ यहाँ पे हम x ले रहे हैं n की जगह पर, ठीक है, तो x-1, n असल में मैंने उसको ले लिया था ना, एरे के लेंथ को ले लिया था, ठीक है, तो x-1 कह लें, ठीक है। तो nth टर्म हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, n, ठीक है, और r क्या है हमारे पास, 1/2, ठीक है, रेशो हमारे पास हाफ है, हर दफ़ा हाफ हो रहा है, और x-1, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1/n इज इक्वल टू, n को अगर दूसरी तरफ ले जाए, 1/2 x-1, ठीक है। दोनों साइड पे अगर हम लॉग ले लें,
log टू द बेस 2, तो ये हो जाएगा log ऑफ, यहीं पर ही log लगा दें अगर, ठीक है। तो ये हो जाएगा log ऑफ n और माइनस n हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा x माइनस वन, एक्स माइनस वन और x माइनस वन, क्योंकि पावर में है, जब पावर जो है ख़त्म होगी तो ये शुरू में आ जाती है, और ये log ऑफ 1/2, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, ये कैसे आएगा, माइनस log n होगा ना ये, माइनस log n, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस log n, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस वन, और log ऑफ 1/2 जो है वो माइनस वन के बराबर होगा, तो ये माइनस आ जाएगा। तो log ऑफ n बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, log ऑफ n बराबर हो जाएगा x माइनस वन और x बराबर हो जाएगा log ऑफ n प्लस वन। तो कितने स्टेप्स लगे, log ऑफ n प्लस वन, x हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स थे, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, इसको मैं डिराइव कर रहा था तो ज़रा जल्दी में किया मैंने। हमें मालूम करना है कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स लगेंगी, हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स को x कह दिया है, ठीक है। तो जो आखिरी टर्म है उसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर एक्स माइनस वन। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें हर टर्म को क्या करते हैं, पिछली वाली टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगली टर्म आती है, जो कि रेशो कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे a जो है फर्स्ट टर्म को कहते हैं। तो आखिरी टर्म जो है हमारे पास 1 के बराबर है, फर्स्ट टर्म जो है वो a, ये n के बराबर है, ये फर्स्ट टर्म है, इनटू रेशो क्या है, हर टर्म को क्या कर रहे हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगली टर्म आ रही है 1/2 पावर x माइनस वन, एक्स इज दी नंबर ऑफ टर्म्स। दोनों साइड पे log लिया हमने, सॉल्व किया, ठीक है। और n जो है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे दूसरी तरफ जाके नीचे आ जाएगा, log ऑफ 1/n इज इक्वल टू log ऑफ 1/2 x माइनस वन। अब ये जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n की पावर माइनस वन, तो ये माइनस log n हो जाएगा, x माइनस वन जो है ये जो पावर में है ये शुरू में आ जाता है log में, जब हम इसको सॉल्व करते हैं log ऑफ 1/2। फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो बाइनरी सर्च की जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है log ऑफ n प्लस वन है, या तकरीबन log ऑफ n, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट्स होती हैं वो हम कॉम्प्लेक्सिटी में इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई, इसको ड्राइव कैसे किया है? जी सर। चलें, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, तो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ log है। तो सिंपल सर्च एफिशिएंट होगा या बाइनरी सर्च एफिशिएंट होगा? अगर 100 एलिमेंट्स पे देखें तो ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ n है, तो इसमें कितनी टाइम लगेगा, 100 मिली सेकेंड ही लगेगा। ये ऑर्डर ऑफ log ऑफ n है, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा log ऑफ n निकालना, यहाँ पे बेस 2। कंप्यूटर साइंस में जब भी आप
सॉल्व करेंगे लॉगरिथम को तो बेस वहाँ पे 2 ली जाती है, ठीक है। 1000 पे कितना टाइम लग रहा है? 10,000 पे, और फिर 1 बिलियन पे कितना टाइम लग रहा है? सिंपल सर्च जो है 11 दिन लगाएगा अगर सॉर्ट इसमें सर्चिंग करनी है। बाइनरी सर्च जो है सिर्फ 32 मिली सेकेंड में सर्च करके ला देगा। तो आप देख सकते हैं कि अलगोरिथम की सिलेक्शन से कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी का बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स, और हम देख रहे होते हैं ये फॉर लार्ज वैल्यूज़ ऑफ एन। तो एक जनरल फार्मूला हमारे पास आ जाता है कि ये नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे इसमें, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं जो हम डोमिनेंट टर्म है उसको देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर n की जो हाईएस्ट पावर है हम उसको देखेंगे। अगर n स्क्वायर प्लस n लिखा हुआ है कहीं पे n स्क्वायर प्लस n है, तो n स्क्वायर के सामने n की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम n स्क्वायर को ही देखेंगे। ये डोमिनेंट टर्म है, ये हमें आइडिया दे देगा कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन रही है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया कॉम्प्लेक्सिटी का, और एरे के अंदर जो है सर्चिंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स को देखा हमने। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और स्टैक्स और क्यूज़ और लिंक लिस्ट, ये हमारा आज का मौजू है। तो स्टैक जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक में हम जो है डेटा को किसी ऐसी तरतीब में डालते हैं कि जिस तरतीब में वो गया है उसकी रिवर्स तरतीब में वो निकलता है। और स्टैक में दो बुनियादी ऑपरेशंस हैं, एक पुश और एक पॉप। पुश का मतलब है स्टैक के टॉप पे हम उसको डालते हैं, और पॉप से क्या करते हैं, हम स्टैक से टॉप से हम निकालते हैं किसी भी एलिमेंट को, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर एक एरे के अंदर, एक स्टैक के अंदर हम जो है कुछ एलिमेंट्स डालते हैं, पहले हमने 4 डाला, फिर हमने 7 डाला, फिर हमने 3 डाला। अब जब मैं स्टैक से निकालूंगा, मैं पॉप करता हूँ, तो सबसे पहले क्या पॉप होगा? सबसे पहले हमने 4 डाला था, लेकिन पॉप क्या होगा सबसे पहले? 3 पॉप होगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो रिवर्स में पॉप होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है जनाब। तो स्टैक वैसे बड़ा इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। जब हम जो है इंशाल्लाह ग्राफ की सर्चिंग पे बात करेंगे, वहाँ पे जो है स्टैक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग करते हैं ग्राफ के अंदर। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में बड़ी एप्लीकेशंस हैं इसकी, ऑटोमेटा में बड़ी एप्लीकेशंस हैं, जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा बनाते हैं, हर जगह पे इसकी एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारे एल्गोरिथम जो है ना स्टैक की मदद से बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। इसके अलावा रिकर्जन जो है, जब आप मेथड को कॉल करते हैं तो मेथड की जो कॉलिंग है वो भी पूरी स्टैक के अंदर जो है पुश होती है। मेथड का पूरा एक्टिवेशन स्टैक, यानी एक मेथड कॉल किया आपने, उसके बाद उसी के अंदर से दूसरा कॉल किया, उसी के अंदर से आपने तीसरा कॉल किया, तो जब तीसरा ख़त्म होगा तो वो कहाँ जाएगा? पहले पे जाएगा या दूसरे पे जाएगा? वो दूसरे पे जाएगा, फिर दूसरे से पहले पे आएगा। तो जिस तरतीब में कॉल आपने किया है उसकी रिवर्स तरतीब में जो है वो जब वो रिटर्न करेगा तो रिवर्स तरतीब में। तो मैंने अगर F से G को कॉल किया और G से H को कॉल किया, तो अभी F भी मुकम्मल नहीं हुआ, G भी मुकम्मल नहीं हुआ, और हम H पे पहुंच गए। H ख़त्म होगा तो ये कहाँ लेके जाएगा? हमें G पे लेके जाएगा वापस, और G ख़त्म होगा तो फिर हमें F पे लेके जाएगा। तो जिस तरतीब में आपने इसको कॉल किया है उसकी रिवर्स तरतीब में जो है ये रिटर्न करेगा, और इसका पूरा एक्टिवेशन स्टैक मेंटेन होगा, जो इंशाल्लाह रिकर्जन हम जब पढ़ेंगे तो रिकर्जन में आप पढ़िएगा। रिकर्जन क्या होता है? जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसको हम रिकर्जन कहते हैं। तो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत सिंपल है। हम जो है
लिस्ट के थ्रू स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हुई भी है हमारे पास। मैं इसको ही फाइनली सर्च हमने देख लिया, स्टैक्स हम देखने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक क्लास है स्टैक की, इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक लिस्ट मेंटेन कर ली है आइटम्स की। ठीक है, स्टैक एम्प्टी है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमने एक मेथड बना लिया इज एम्प्टी के नाम से। ठीक है, तो अगर ये खाली होगा, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम देखें लिस्ट खाली है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, जी हाँ स्टैक भी खाली है क्योंकि लिस्ट खाली है इसकी पूरी। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इसकी लेंथ को मेंटेन कर लें, और अगर लेंथ ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि स्टैक जो है खाली है। पुश करने का मतलब है स्टैक के आखिर में हम अपेंड कर दें, और पॉप का मेथड मौजूद है लिस्ट के अंदर, तो उससे हम जो है पॉप कर दें। जब हम पॉप करेंगे तो स्टैक के टॉप पे यानी आखिर में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है लिस्ट के वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, पीक, पीक का मतलब है स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है वो पॉप किए बगैर मुझे रिटर्न कर दो। तो जो टॉप पे एलिमेंट है, लेंथ ऑफ आइटम्स हमने निकाला, आइटम की लेंथ निकाली हमने, उसमें से 1 माइनस कर दिया क्योंकि ये ज़ीरो बेस्ड होता है, और वो हमने रिटर्न करा दिया विदाउट पॉपिंग, स्टैक से निकालना भी नहीं हमने। और साइज़ हमने जो है मालूम करना हो स्टैक का, तो आइटम्स की जो लेंथ है उससे हमें साइज़ का बदल जाएगा। तो ये स्टैक हमारे पास ये हमने बना लिया। इसको इस्तेमाल करने का तरीका कार क्या होगा, स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। ठीक है, ये स्टैक का ऑब्जेक्ट बना, हम इसमें पुश करते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो पुश करते हैं पहले और वर्ल्ड पुश करते हैं बाद में। तो अब हम पॉप करेंगे तो क्या निकलेगा, सबसे पहले वर्ल्ड निकलेगा, और फिर पॉप करेंगे तो हेलो निकलेगा। ठीक है, तो ये स्टैक हो गया। स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल सी है। ठीक है, राइट। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, वो स्टैक के थ्रू भी आप कर सकते हैं कि हमें चेक करना हो कि कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। हम कैसे चेक कर सकते हैं, क्या होता है पैलिंड्रोम, पता है सबको पैलिंड्रोम क्या होता है? नो आइडिया पैलिंड्रोम का? सर जो पैलिंड्रोम, लिखा जाए वही रिपीट हो रहा हो, यानी कि ए एस और फिर एस ए इस तरह का लिखा हो। जैसे एशिया है तो ए एस आई एस ए, जो शुरू के दो वर्ड्स हों वो एंड के भी दो वर्ड्स हों। हाँ सही है आपकी बात। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन, इसको मैं क्लियर कर दूं कि a string which is same when reversed, ठीक है, जब उसको रिवर्स कर दें तो फिर भी हम देखेंगे कि वो सेम ही रह रहा है। जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास हो गई अब्बा। ठीक है, अब्बा को अगर रिवर्स करेंगे तो ये अब्बा ही रहा। ठीक है, जैसे डैड, मॉम। ठीक है, और बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिसको हम रिवर्स करें तो वो सेम ही रहे। ठीक है,
तो क्या पैलिंड्रोम को हम जो है चेक करने के लिए स्टैक इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, पैलिंड्रोम उसके थ्रू भी हो सकता है। तो कोशिश करें इसको करने की, स्टैक के थ्रू को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है क्यूज़ का। क्यूज़ जो है स्टैक के मुकाबले में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर होता है। यानी इसमें जिस तरतीब में आप डेटा को डालते हैं उसी तरतीब में वो निकलता भी है। और क्यू में दो बुनियादी ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है इन क्यू करते हैं तो क्यू के हेड पे डेटा जा रहा होता है, और डी क्यू करते हैं तो क्यू के हेड से डेटा निकल रहा होता है। ठीक है, यानी अगर मैंने एलिमेंट रखे हैं 3, पहले डाला, फिर 7 डाला, फिर 4 डाला, अब मैंने जो है इसके अंदर से डी क्यू किया इस क्यू से, तो क्योंकि मैंने 3 को पहले डाला था तो 3 ही पहले निकलेगा, उसके बाद 7 निकलेगा और फिर 4 निकलेगा। तो जिस तरतीब में मैंने डाला है क्यू के अंदर उसी तरतीब में वो बाहर आना शुरू होगा। तो क्यू की भी बड़ी एप्लीकेशंस हैं। क्यू जो है आपके पास टिकटिंग की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जहाँ पे मिसाल के तौर पर बैंकिंग में जाएं आप, बैंक काउंटर्स जो होते हैं वहाँ पे क्यू इम्प्लीमेंट होता है। तो उसको उसकी बड़े, जैसे वेव टेक के नाम से एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो जो है इस तरह की एप्लीकेशन बनाता है, टिकटिंग की एप्लीकेशन, तो वहाँ पे क्यू मेंटेन होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है शेड्यूलिंग के लिए क्यूज़ मेंटेन होती है। तो क्यू की भी बड़ी एप्लीकेशन है। ये ब्रेडफास्ट सर्च के अंदर क्यू जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है कि अगर ब्रेडफास्ट सर्चिंग करनी हो किसी चीज़ की तो वो क्यूज़ के थ्रू सर्चिंग होती है। तो क्यूज़ की भी बड़ी एप्लीकेशंस हैं। तो क्यू की इम्प्लीमेंटेशन बड़ी सिंपल है। अगर आपने एक लिस्ट मेंटेन कर ली, एक लिस्ट है, ठीक है, ये क्यू है हमारे पास। क्यू डॉट अपेंड करेंगे, ये हमारे पास इन क्यू का ऑपरेशन है। टू इन क्यू आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर मैं लिस्ट के अंदर डालता हूँ 5 और 9, ठीक है। अगर मैं मेथड बना लूँ तो और सिंपल हो जाएगा। तो अगर मैं करना चाहूँ तो और दो मेथड बन गए हमारे पास, क्यू में एलिमेंट डालना और क्यू में से एलिमेंट निकालना, ठीक है। तो मैं कहता हूँ एन क्यू कर दो क्यू के अंदर 5 और 9, ठीक है। अब मैं जब इसमें से निकालूंगा, डी क्यू कराता हूँ मैं, क्या निकलेगा सबसे पहले अगर मैं इसमें से डी क्यू कराता हूँ? अच्छा, मैंने रिटर्न नहीं कराया ना, दोबारा कर लेते हैं फिर से। तो 5 निकला, जब दूसरी दफ़ा डी क्यू कराऊँगा मैं तो 7 निकलेगा और
तीसरी दफ़ा कराऊंगा तो 9 निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगर चेक करना हो कि क्यू खाली है भरी हुई है तो आप क्यू की लेंथ चेक कर सकते हो। तो आपका असाइनमेंट है, आपने क्यू की क्लास बनानी है। ये तो मैंने कुछ ऑपरेशन बताए ना, जिस तरीके से स्टैक की बनाई है मैंने क्लास, उसी तरीके से आपने जो है क्यू की क्लास बनानी है। विद बेसिक ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होंगे? एन क्यू, डी क्यू, एम टी है या नहीं है, इज एम टी, ठीक है, वगैरह वगैरह। हेड निकालना हो क्यू का, हेड पे क्या पड़ा हुआ है, विदाउट डी क्यूइंग, डी क्यू करे बगैर, यानी हेड में से एलिमेंट निकले बगैर पता चल जाए कि उसमें क्या पड़ा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपने इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो हमने जो है आज स्टैक को देख लिया, क्यूज़ को देख लिया। ये बड़े बुनियादी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनकी बहुत अहमियत है। इनकी मदद से बड़े बड़े पावरफुल किस्म के काम हम अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में इसकी बड़ी अहमियत है, ऑटोमेटा में बड़ी अहमियत है, ग्राफ के अंदर बड़ी अहमियत है इसकी। इसके अलावा जो है और बहुत सारी जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम जो है बाज़ औक़ात जो है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करना चाह रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनफिक्स एंड इनफिक्स प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। इसके बारे में पता है किसी को क्या होते हैं ये? इनफिक्स शुरू में, प्रीफिक्स भी तकरीबन वैसे ही होता है, पोस्ट बाद में होता है। बेसिकली जो हमारे आपके ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं कि उसकी प्रेसिडिंग्स वगैरह में। हाँ, देखिए इनफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है। इनफिक्स तो जो नॉर्मल एक्सप्रेशन है, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा a प्लस बी इंटू सी, ठीक है, ये इनफिक्स है। ठीक है, अब प्रीफिक्स क्या होगा? पहले ऑपरेटर आएगा आपके पास, ठीक है, उसके बाद जो है ऑपरेंड्स आएंगे, ए प्लस बी किया और सी। यानी आप चलोगे यहाँ से, स्टैटिक मिला लेकिन उसके ऑपरेंड अभी तक नहीं मिले, प्लस मिला और उसके बाद दो ऑपरेंड मिले तो ए प्लस बी किया। वैसे तो ये होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, ठीक है। प्लस तो उस वक्त नहीं होगा जब तक कि मल्टीप्लाई ना हो जाए, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है ना, ठीक है। तो पहले जब तक कि बी इंटू सी होगा, उसके बाद ए और बी इंटू सी ऐड होंगे। तो प्रीफिक्स के अंदर ऑपरेटर पहले आता है, ऑपरेंड बाद में आता है, जबकि पोस्ट फिक्स के अंदर क्या होता है, होगा फर्स्ट ऑपरेंट आ जाएंगे, फिर ऑपरेशंस हैं। तो ए मिला आपको, उसके बाद बी मिला, लेकिन अभी तक ऑपरेटर नहीं मिला, फिर सी मिला और फिर उसके बाद स्टैटिक मिला। तो लास्ट टू जो आपके पास ऑपरेंड मिले उस पर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उसके बाद प्लस मिला। तो जो दो हमारे पीछे रह गए हैं, एक तो ए है और एक बी और सी का रिजल्ट जो आएगा वो दोनों ऐड होंगे, ठीक है। तो इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ये कुछ बुनियादी ऑपरेशंस हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर में बड़े इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मल्टीपल लाइंस में कैसे लिखेंगे, ये लिख देते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। तो ये इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो है ना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ होते हैं। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और वहाँ पे जो है आप आपके लिए प्रॉब्लम ये हो रही है, आपको प्रेसिडेंस का ख्याल रखना पड़ता है किसी भी, जैसे इक्वेशन प्लॉटर बना रहे हैं आप, उसके अंदर जो है अगर आपने इक्वेशन को पार्स करना है और इक्वेशन का आंसर निकालना है तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पे इसकी एप्लीकेशन हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? इनफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है? जी स्टूडेंट्स। जी सर। बाकी स्टूडेंट्स? जी सर। चलो, तो आपका टास्क क्या है? आपने जो है ना ये स्टैक को इस्तेमाल करते हुए, स्टैक और क्यूज को इस्तेमाल करते हुए इनफिक्स से पोस्टफिक्स में, इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्जन कैसे करेंगे हम, इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना? इसके बाद हम जो है लिंक लिस्ट पे आते हैं। लिंक लिस्ट क्या होती है? लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप जो है डेटा को जो है एक लीनियर ऑर्डर में, एक तरतीब में स्टोर करते हैं। एरेज के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना कि एरेज जो है एरेज का साइज़ जो है वो फिक्स्ड होता है। एरेज में आप जो है अगर मिसाल के तौर पर 10 एलिमेंट की एरे बनी हुई है और आपको 11वां एलिमेंट डालना है तो आप कैसे डालेंगे एरेज के अंदर? यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, आप 11 एलिमेंट नहीं डाल सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक और एरे बनानी पड़ेगी, उसमें 11वां एलिमेंट हमने 11वें एलिमेंट की कैपेसिटी हमने रखनी पड़ेगी। तो पुरानी एरे में से उस पूरा कॉपी करना पड़ेगा। यानी एक नई, जैसे एक मकान है उसमें जगह कम पड़ रही है तो अब उस मकान को तो नहीं बढ़ा सकते ना, तो एक नया मकान ख़रीदना पड़ेगा और पुराने मकान का सारा सामान दूसरे नए मकान में डालना पड़ेगा। कुछ इसी तरीके से हमें लिंक लिस्ट और एरे का कंपैरिजन यही है। लिंक लिस्ट के अंदर आप उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। तो लिंक लिस्ट में डेटा स्टोर कैसे होता है? लिंक लिस्ट में ये आपके पास एक नोड है, ठीक है। अब आपको एक और एलिमेंट ऐड करना है तो आप क्या करोगे? एक और नोड बनाओगे। अब इस नोड के पास एक नेक्स्ट का एलिमेंट होता है जिसके पास स्टोर होता है कि ये अगला कहाँ पड़ा हुआ है, तो ये इसके साथ एड्रेस। नेक्स्ट का एड्रेस होता है इसके पास ना, कि नेक्स्ट कहाँ पर है इसका। अब क्योंकि इसका नेक्स्ट कुछ नहीं है अभी, तो इसका नेक्स्ट जो है नल होगा। लेकिन अगर आपने एक और एलिमेंट ऐड करना है तो आप क्या करोगे? इसके नेक्स्ट में आप ये डाल दो। ठीक है, सिर्फ आपको स्टार्ट का एड्रेस रखना है, यानी हेड, इसको हेड कहते हैं। हेड का एड्रेस आपको पता हो ना, तो आप पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हो स्टार्ट के थ्रू। हेड के थ्रू आप क्या करोगे? नेक्स्ट 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 करते हुए आप जो है आखिर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, यानी आपको किसी बंदे को ट्रैवर्स करना हो और आपके पास उसका एड्रेस नहीं हो, लेकिन आप जो है लिंक्स के थ्रू जो है उस तक पहुंच सकते हो। आपको किसी दूसरे बंदे का रेफरेंस पता चला, आपने उसके पास गए, आप, उसने किसी और का रेफरेंस दिया, आप उसके पास गए, उसने किसी और का रेफरेंस दिया, आप उसके पास गए। इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते आप आखिर में उस बंदे तक पहुंच जाओगे। तो कुछ इसी तरीके से इसमें जो है हर नोड जो है अपने नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करती है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आप आखिर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अब मैं आपको जो है कुछ बुनियादी चीज़ें बताता हूँ। लिंक लिस्ट में से अगर आपने जो है
किसी एलिमेंट को डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करोगे? मिसाल के तौर पर इसको डिलीट करना है मुझे, मैं कैसे डिलीट करूँगा? जी, मिसाल के तौर पर इसको मैं 1 कहता हूँ, इसको 2 कहता हूँ और इसको 3 कहता हूँ। तो 2 को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा? 1 के पॉइंटर को 3 पे पॉइंट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, 1 का जो नेक्स्ट है वो 3 को पॉइंट करने लगेगा, तो 2 डिलीट हो जाएगा। ठीक है। और अगर मुझे 4 को ऐड करना है 2 और 3 के बीच में तो मैं क्या करूँगा? 4 को ऐड करना तो मैं 2 का नेक्स्ट जो है 4 पे असाइन 2 के नेक्स्ट को 4 कर दूंगा और 4 के नेक्स्ट को क्या कर दूंगा? 3 कर देंगे। 3 कर दूंगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो ये इतना आसान है लिंक लिस्ट मेंटेन करना। ये सबकी समझ में आया स्टूडेंट्स, किस तरीके से लिंक लिस्ट काम करती है? यस सर। चलो वेरी गुड। तो ये यहाँ पे वही डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है और ठीक, ये सर्च करने का लिंक लिस्ट में तरीक़ाकार दिया हुआ है, इंसर्ट का दिया हुआ है, ये मैंने बता दिया। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लिंक लिस्ट पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? मेरे पास एक क्लास है नोट की, ठीक है। और एक इसके पास डेटा होगा और एक इसके पास जो है नेक्स्ट होगा, ये दोनों नल है अभी। अगर चाहें तो हम डेटा कंस्ट्रक्टर में ले भी सकते हैं। तो मैं अगर एक लिंक लिस्ट बनाता हूँ इसमें मैं हेड रखता हूँ, ठीक है। अब मैं एक एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, एडिंग एलिमेंट एट द एंड। तो कैसे ऐड करूँगा मैं एक नोड बनाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं हेड में डेटा डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर हेलो, ठीक है। अब मैं एक नोड बना रहा हूँ, ठीक है। नोड के अंदर मैंने डेटा डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैं ऐड कैसे करूँगा? हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एन कर दूंगा मैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स? हेड के नेक्स्ट में मैंने डाल दिया। अगर मुझे ट्रेवर्स करना हो तो मैं कैसे करूँगा? वाइल ट्रू या पॉइंटर ले लिया मैंने एक, या एलिमेंट कह देते हैं, एलिमेंट इज इक्वल टू हेड और वाइल एलिमेंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन, प्रिंट एलिमेंट डॉट डेटा, ठीक है। और एलिमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट डॉट नेक्स्ट।
ठीक है, तो नेक्स्ट करते हुए मैं उसको ट्रेवर्स कर सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, किस तरीके से लिंक लिस्ट काम कर रही है? यस सर। ठीक है, सिंपल है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा अपने अंडरग्रेड के अंदर, ये मैं रिफ्रेश करा रहा हूँ आप लोगों को। अब और एलिमेंट ऐड करना है तो इसी तरीके से ऐड कर देंगे। अगर मैं चाहूँ कि हेड और नोट के बीच में ऐड करूँ, हेड और हेलो और वर्ल्ड के बीच में, ठीक है, तो कैसे ऐड करूँगा मैं? एडिंग बिटवीन हेलो एंड वर्ल्ड। तो कैसे ऐड करेंगे? एक नया नोड बनाया जिसको मैं नाम देता हूँ बी का, ठीक है, बी डॉट डेटा मैंने कर दिया इस्लाम, ठीक है, इस्लाम्स वर्ल्ड कर लेते हैं। तो हेड डॉट नेक्स्ट जो है वो बी हो जाएगा और बी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एन हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो अब क्या हो जाएगा? हेलो इस्लाम वर्ल्ड, क्योंकि हेड जो है वो हेलो है, हेड के बाद मैंने नेक्स्ट क्या कर दिया उसका? इस्लाम यानी बी, और इस्लाम का नेक्स्ट क्या कर दिया मैंने? वर्ल्ड यानी एन, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से ट्रेवर्स करूँ अगर, तो ये आ जाएगा हेलो इस्लाम वर्ल्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने जो है एक एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इस्लाम को डिलीट करना, तो कैसे डिलीट करूँगा? मिसाल के तौर पर डिलीटिंग इस्लाम, तो कैसे डिलीट होगा? मेरा जो डेटा है जिसको मुझे डिलीट करना है वो इस्लाम है, तो मैंने हेड से स्टार्ट किया और जब तक कि मुझे नहीं मिलता तो मैं क्या करता हूँ? इफ़ एलिमेंट डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, जो मुझे डेटा चाहिए। अब मैं टैग्स की बुनियाद पे सर्चिंग कर रहा हूँ, जो मुझे चाहिए, मुझे इस्लाम ढूंढना है, तो जैसे ही मुझे इस्लाम मिलेगा उसके बाद मुझे क्या करना है? डिलीट कराना है। तो जो इस्लाम है, इस्लाम के नेक्स्ट पे क्या करना है मुझे? इस्लाम के इस्लाम से पहले का नोड मुझे चाहिए होगा ना, तो एलिमेंट डॉट डेटा मुझे मिल रहा है, तो पिछला नोड जो है मुझे प्रीवियस भी मुझे रखना होगा ना। तो जैसे ही मुझे प्रीवियस इज इक्वल टू हेड है, ठीक है, ठीक है, तो मुझे करना ही है कि नेक्स्ट करते रहूँगा, ठीक है। और प्रीवियस जो है वो एलिमेंट हो जाएगा और प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एलिमेंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। यानी मैं जो है प्रीवियस जो नोड है वो मुझे याद रखनी है ताकि उसके नेक्स्ट को जो है मैं करंट नोड के नेक्स्ट के साथ जोड़ दूँ। समझ आ रही है बात? मुझे ये करना है स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास लिंक्स बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, मैं यहाँ पे मुझे इस्लाम मिला,
तो मैं क्या करूँगा, इस्लाम से जो पिछली नोट थी उसको मैं इस्लाम की अगली नोट के साथ जोड़ूंगा, तो ये बीच वाली डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मुझे प्रीवियस को याद रखना है, तो इसके लिए मुझे जो है एक पॉइंटर और चाहिए होगा जो मैंने रखा हुआ है अपने पास। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और चेक करनी है, अगर प्रीवियस नल हो, ये भी तो हो सकता है ना कि शुरू में मिल जाए। तो शुरू में मिलेगा तो क्या करना है, हमने हेड चेंज कर देना है। तो ये इस तरीके से मैंने डिलीट कराया। अब मैं चेक करता हूँ वो डिलीट हो गया इस्लाम या नहीं हुआ। और इस्लाम डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक है। लिंक लिस्ट के अंदर हमने नेक्स्ट मेंटेन करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो है हम जो है पूरे लिंक को ट्रैवर्स कर सकते हैं। उसमें कुछ सर्च करना चाहें वो सर्च कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट करने का तरीका मैंने क्या बताया, किसी दो एलिमेंट्स के बीच में इंसर्ट करना है आपने। मिसाल के तौर पर आपके पास ये दो एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में इसको इंसर्ट करना है। तो इसका नेक्स्ट जो है, आप जिस तरीके से सुई धागा जो है ना उससे हम जोड़ते हैं, इसके नेक्स्ट को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। 1 2 3 है, 3 को 2 और 1 के बीच में इंसर्ट करना है। तो 1 का नेक्स्ट आपने 3 कर दिया और 3 का नेक्स्ट 2 कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया। डिलीट करना हो तो हमने क्या करना होगा, 1 को जो है 2 के साथ डायरेक्ट जोड़ देंगे, 3 को 5 कर देंगे। यही चीज़ हमने करके देखी। ये हमने जो है लिंक लिस्ट को पढ़ा। अच्छा, बाज़ जगहों पे हमारे पास डबली लिंक लिस्ट भी होती है, जिसमें नेक्स्ट का पॉइंटर भी होता है और प्रीवियस का पॉइंटर भी रखा जाता है। उसकी अपनी यूजेज है, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो ना सिर्फ ये कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, बल्कि आप रिवर्स डायरेक्शन में भी लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो वरना हम क्लास एंड करते हैं। आई होप के आपको समझ में आया होगा लिंक लिस्ट किस तरीके से काम करती है। कोई क्वेश्चन? जी माय डियर स्टूडेंट्स, नो क्वेश्चन? चलें जी, थैंक यू वेरी मच। क्लास को एंड करते हैं।